Hello everyone and welcome to Kaizen Minds Academy Improve Daily Achieve Greatly। तो हमने चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लास्ट क्लास में पढ़ा था एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सच एज रिसीट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस एट्सेट्रा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखो बेटा, सबसे पहला टर्म है हमारा रिसीट। रिसीट क्या है? कोई भी अमाउंट, कोई भी इनकम, कोई भी अर्निंग जो फर्म को हो रही है, बिजनेस को हो रही है, दैट इज रिसीट। ठीक है, तो रिसीट्स आर नथिंग बट द अमाउंट रिसीव्ड or receivable to the business। ठीक है, to the business in a due time मीन्स जो भी पैसा उन्हें रिसीव हो रहा है। अब रिसीट हमारी दो टाइप की होती है, एग्जाम्पल हम टाइप के साथ समझेंगे। ठीक है, तो रिसीट हमारी कैटेगराइज कर रखी है दो टाइप में। वो दो टाइप क्या होती है? एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट, दूसरी होती है हमारी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकम होती है, मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब वो पैसा जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जब हम सेल करते हैं तो जो अर्निंग, जो इनकम हमें मिलती है उसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। उसके अलावा हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव सच एज, जैसे अगर बिजनेस ने कोई एफडी कर रखा है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इंटरेस्ट रिसीव। अगर बिजनेस का कोई बिल्डिंग है जिसने उससे किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो रेंट मिल रहा है, तो वो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज से ही मिल रहा है। ठीक है, रिकरिंग नेचर का इनकम है, तो वो क्या हो गया आपका? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में कई बार हो रही है, रिकरिंग नेचर है। अब कैपिटल रिसीट क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम इर्रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, अभी इर्रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी क्या हो गई? जैसे आपका मशीनरी था, 10 ईयर्स हो गए, उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट हो गई है तो आप उसको रखोगे तो नहीं ना, आप उसको बेच दोगे। आपने उसको स्क्रैप में बेच दिया तो उसकी जो सैल्वेज वैल्यू आई, वो इनकम के लिए आपने कोई मेहनत की नहीं। क्या वो डे टू डे कर रहे हो आप? नहीं। तो उस टाइप की इनकम को हम इर्रेगुलर इनकम बोलते हैं। तो इर्रेगुलर इनकम कैसी हो जाती है? जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स की सेल हो गई। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। ठीक है, गेन ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कोई गेन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होती है हमारी कैपिटल रिसीट। तो आई होप रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, देखो सो देखो व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा।
अब किस टाइप का खर्चा? गुड्स, सर्विसेज, असेट को एक्वायर करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं दैट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी incurred on acquiring an asset और goods और सर्विसेज। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे अगर आपको कार लेनी थी तो कार लेने के लिए आपने क्या किया? लोन लिया, तो दैट लोन इज़ अ लायबिलिटी। वो खर्चा, वो लायबिलिटी आपने क्यों बनाई? ताकि आप कार खरीद सको। तो आपने बैंक से लोन लेके उस लोन को खर्च किस पे किया? कार खरीदने में। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? इसे खर्चा, इसे एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में जब बिजनेस कोई भी खर्चा करता है जिससे या तो वो असेट बना रहा है, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर कर रहा है, तो उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारे ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं और एक तीसरा भी होता है। तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो 1, 2 एंड 3। तो एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमाउंट spent on current assets or day-to-day operations which benefit will be exhausted in one accounting year। मतलब ऐसी चीज़ों पे खर्च करना जिनका बेनिफिट क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर में ख़त्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? परचेज ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस एट्सेट्रा। ये सब क्या है? देखो, इन केसेस में क्या हो रहा है कि हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे का बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुड्स खरीदे, सपोज़ मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था, मैंने 10 फ़ोन खरीदे और वो 10 फ़ोन फिर मैं इसी अकाउंटिंग ईयर में बेच दूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको मैं रखूँगी। ठीक है, मैंने रीसेल पर्पज से खरीदे। तो इस टाइप के खर्चे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, याद रखो बेटा, रेवेन्यू विद इन अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ऐसे याद रखोगे ना तो कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सैलरी का एग्जांपल ले लो। जैसे अगर मेरे यहाँ पर मेरी शॉप पे एक पर्सन है जो सेल का काम करता है, सेल्स पर्सन है, तो उसको मैं हर महीने कुछ सैलरी दे रही हूँ। तो जैसे अगर अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई का काम वो कर देगा, उसके बाद जुलाई के एंड में सैलरी मिलेगी उसको, तो उसको रखने का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मुझे इसी अकाउंटिंग ईयर में मिल गया और मैंने पेमेंट भी इसी अकाउंटिंग ईयर में कर ली। तो ये जो पेमेंट्स होती हैं, ये पेमेंट कैसी होती है? रिकरिंग, रेगुलर पेमेंट, रेगुलर या रिकरिंग पेमेंट होती है। ठीक है, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग
फिक्स्ड asset और इंक्रीजिंग बोलो या इम्प्रूविंग बोलो, इम्प्रूविंग द कैपेसिटी, इम्प्रूविंग द कंडीशन और कैपेसिटी ऑफ एन असेट। ठीक है, ये एसेट कौन सा है? फिक्स एसेट है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अमाउंट स्पेंड ऑन ₹50 लाख स्पेंड ऑन एक्सपेंशन ऑफ कैफ़े। ठीक है, एक कैफ़े था, छोटा सा था, अब पैसे हैं तो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस पर हमने 50 लाख लगाया। तो अगर छोटा सा था तो 10, 12, 15 सीटिंग कैपेसिटी होगी। जब हमने एक्सपेंड किया तो वो सीटिंग कैपेसिटी 30, 35 हो गई। ठीक है, तो हमारी क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, और ऐसा तो नहीं कि ये खर्चा हम रिकरिंग नेचर का हम बार बार करते हैं, हर महीने करते हैं या हर साल करते हैं, नहीं ना। और इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के खर्चे जिससे कोई असेट बिल्ड हो रहा है उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे स्टार डाल के लिख लो। एक तो एक्सपेंस थ्रू विच, एक तो मेरे शॉर्ट थ्रू विच एन एसेट इज बीइंग बिल्ट। हम एक एसेट को बना रहे हैं या उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इस टाइप के खर्चे हमारे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं? ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार नहीं होते, हमें कभी कभी करना होता है। जैसे बिल्डिंग की रेनोवेशन हो गई, हमने मशीनरी खरीद ली, हमने व्हीकल फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, तो ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। और दूसरा क्या लिखा था मैंने? रेगुलर, तो ये इरेगुलर हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने असेट्स में आपको फिक्टिशियस असेट्स पढ़ाए थे, झूठे मूठे असेट्स। ऐसे बड़े रेवेन्यू खर्चे, ऐसे बड़े डेली बेसिस के खर्चे जिन्हें हम एक अकाउंटिंग ईयर में डिडक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलता है। याद रहे, इससे कोई भी असेट बिल्ड नहीं हो रहा, ये प्योर खर्चा है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? ह्यूज एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर विद टू होम या फ्रॉम होम, फ्रॉम भी नहीं आएगा, विद आएगा, विद होम, यार विद भी नहीं आएगा, क्या आएगा? ह्यूज रेवेन्यू एक्सपेंसेस विच प्रोवाइड इकोनॉमिक benefits for more than 1 accounting year। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा मिलता है, इसके बारे में और यहाँ लिख रही हूँ बेटा। देखो इसमें और क्या लिखो? इसमें लिखो आपकी टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब इनको डिडक्ट कैसे करेंगे? इन इंस्टॉलमेंट्स इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो जिस साल हमने खर्चा किया सिर्फ उस साल नहीं, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हर साल माइनस करते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके ख़त्म करते हैं। दूसरा, ये क्या होते हैं? हाँ, इनको दिखाते कहाँ हैं? तो देखो इंस्टॉलमेंट कहाँ दिखाते हैं? जैसे 1 करोड़ का खर्चा था
तो उसमें से 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके डिवाइड कर दिया। तो जो पहला 10 लाख हुआ वो 10 लाख इंस्टॉलमेंट कहाँ दिखाएंगे हम? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और रेस्ट या रिमेनिंग हम दिखाते हैं असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो देखो, जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो वेडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, शादी का खर्चा, ऐसा तो नहीं उससे कुछ मिल रहा है आपको, आपने कोई एसेट क्रिएट किया नहीं। वो जो एक्सपेंस है वो आप क्या करते हो? लोन वोन लेके करते हो और उसके बाद फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक करते हो, ठीक है। हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के केस में हो गया आपका एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर, उसमें बहुत पैसा लगता है, ठीक है। और वो एक बार में अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो क्या होगा? लास्ट क्लास में जैसे बताया था, क्या होगा? हमारा प्रॉफिट बहुत कम आएगा या तो हमें लॉस शो होगा, बट एक्चुअल में हम लॉस में नहीं हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस हो गया, उसके बाद हो गया आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका एक और बताया था मैंने, प्रमोशनल या यूँ बोलूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं ना जो इतने बड़े होते हैं पर होते रेवेन्यू नेचर के, हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए ही कर रहे हैं, पर इतने बड़े खर्चे कि हम एक बार में डिडक्ट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमने एक्सपेंडिचर समझा, एक्सपेंडिचर के टाइप्स समझ लिए। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर से अलग होता है, कैसे? चलो समझते हैं। ओके, सो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग अ रेवेन्यू। मतलब इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो खर्चे किए रेगुलर नेचर के, उन्हें हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंस क्या हो गया? कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न अ रेवेन्यू, मतलब डेली बेसिस की जो इनकम है वो निकालने के लिए हमने जो कॉस्ट खर्च की। जैसे सपोज़ मेरा चेयर्स का बिज़नेस है, प्लास्टिक चेयर्स का, वो जो इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक और मेटल की बनी होती हैं। तो अब उस चेयर को मुझे बेचना है, उससे पहले मैं क्या क्या खर्चे करूँगी? देखो, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल लेकर आऊँगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगी? रॉ मटेरियल लेके आऊँगी। रॉ मटेरियल लाने के बाद उस पर प्रोसेसिंग चलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं लेबर और एम्प्लॉयज़ तो होंगे ना, तो इनकी वेज और सैलरी हो गई। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद मैं एडवर्टीज़मेंट भी तो करूँगी, एडवर्टीज़मेंट करूँगी, प्रमोशन करूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो गए। इन्हें क्या बोलेंगे हम? एडमिन खर्चे बोल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए। अब जिस भी मशीन को मैं यूज़ कर रही हूँ चेयर्स बनाने के लिए, तो उस मशीन पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाती होंगी मैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? ये क्या चीज़ आ गई? नहीं, तो हमारा जो असेट होता है ना, उसको हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करते रहते हैं उसकी वैल्यू को, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मैंने और भी सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो ये पूरा जो खर्चा है, इस खर्चे के बाद जब मैंने गुड बना लिया और उसको बेच दिया तो मुझे रेवेन्यू हुआ, इनकम हुई। तो ये जो खर्चे होते हैं इन्हें हम एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? एक्सपेंस की खासियत क्या है? ये खर्चे, दीज एक्सपेंसेस, मतलब ये जो खर्चे हैं, इट विल बी यूज्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब हमने गुड्स पे खर्चे किए, ठीक है, गुड्स बनाने और बेचने में जो खर्चे हुए,
तो ऑब्वियसली ये 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब जो भी हमने गुड्स बनाया वो हम विदिन 1 ईयर हम उसको बेच देंगे, ठीक है। इसलिए ये एक अकाउंटिंग ईयर में होते हैं। अब एक्सपेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं भाई, देखो क्या 2 टाइप होती है, फर्स्ट सेकंड। 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक होते हैं आउटस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है ना, हम कोई गुड्स एंड सर्विस बना तो लेते पर हम उसको बेच नहीं पाते, या हमें जो खर्चे करने हैं ना वो खर्चे हम उस साल के नहीं कर पाते, या कई बार एडवांस भी कर देते हैं। जैसे अगर आप देखो, आप अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हो तो आप एडवांस में कराते हो ना, कि जैसे अगर जुलाई के मंथ पे आपका फ़ोन रिचार्ज चाहिए तो आप जून के एंड में करवा लोगे रिचार्ज, है ना, तभी तो जुलाई में आपका फ़ोन चल रहा है। तो वो क्या हो गया, हमने पहले से पैसा दे दिया, ठीक है। तो जब हम खर्चे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट पहले कर देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, देखो जैसे रेंट पेड, रेंट हमारा था 1 अगस्त 2026 एंड वी पेड एट क्या चल रहा है 13 जुलाई 26। तो ये क्या हो गया, रेंट कब का, अगस्त का, पे कब कर दिया, जुलाई में, तो ये एडवांस रेंट हो गया, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। तो कई जगह आपको प्रीपेड एक्सपेंस जैसे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी ऐसे लिखा होगा, कई जगह आपको दिखेगा रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट, तो उससे कंफ्यूज मत होना, सबका मतलब सेम ही है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है, मेरी शॉप में जो सेल्स पर्सन था उसने पूरे जून ना बहुत मेहनत करके अपना काम किया, और जब वो जून के एंड में सैलरी लेने आया तो मैंने कहा ऐसा है अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी मैं नहीं दूंगी, मैं दूंगी आपको जुलाई के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, या मैं जुलाई के मिड में आपको पे करूंगी। तो अब क्या है, देखो पेमेंट ड्यू तो हो गई, मतलब उसने मेहनत की है तो उसको पैसे तो मुझे देने हैं, मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गई, पर मैंने पेमेंट करी नहीं है। तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ जून 26 नॉट पेड टिल जुलाई 13, 2026। मतलब अगर मैं जुलाई 13 को पे कर रही हूँ तो उससे पहले तक ये मेरे लिए एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी होता है। तो इसको हम शो कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है, इट इज़ अ करंट लायबिलिटी। ऐसे ही एडवांस में अगर हमने पेमेंट कर दी तो फिर हमें उस मंथ पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारा करंट असेट होता है, इसको हम शो करते हैं असेट साइड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो भी खर्चे हैं उनको टाइमली पे कर रहे हैं तो वो कहाँ शो होते हैं, दे आर शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। जैसे अगर सैलरी इसी महीने की थी, इसी महीने पे कर दी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अगर रेंट था पे कर दिया डेबिट, अगर वेजेस थे डेबिट, ठीक है, परचेजेस थी डेबिट। तो ये याद रखना, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और आगे पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, स्टे फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।